अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो सेकंड लेक्चर है वही चौसर के बारे में है। चौसर का इटालियन इन्फ्लुएंस, इटालियन पीरियड को हम देखेंगे, जिसमें पहले लेक्चर में हमने डांटे को डिस्कस किया था डिटेल में। आज हम डिटेल में बोकाशियो को डिस्कस करेंगे और ये भी देखना है कि बोकाशियो ने किस तरह से चौसर को इन्फ्लुएंस किया था। तो जो बोकाशियो का जो सबसे मोस्ट और फेमस, जो अगर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, मोस्ट एंड इन्फ्लुएंशियल काम जो इन्फ्लुएंशियल काम था, वो उसको हम यहाँ पर ये रेड पेन से लिखता हूँ ताकि फिर पता चल सके, जिसको हम का मेरॉन डेकामेरॉन कहते हैं, डेकामेरॉन के नाम से जानते हैं। और ये कलेक्शन ऑफ 100 स्टोरीज़, ये 100 स्टोरीज़ की एक कलेक्शन है डिफरेंट। जिस तरह से कैंटरबरी टेल में अगर हम देखते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ थी, जिसमें हमारे पास आलमोस्ट चौसर, इंक्लूडिंग चौसर का डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट पीपल्स कैम टुगेदर। वहाँ से एक ग्रुप बनता है और फिर उन्हीं ग्रुप में उनको यही कहा जाता है कि जाते हुए भी आप लोगों ने 2 स्टोरी सुनानी है और वापस आते हुए भी आप लोगों ने। तो इस तरह से ये कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ बन जाती है कैंटरबरी टेल भी। तो बिल्कुल डेकामेरॉन भी एक कलेक्शन ऑफ स्टोरी था जो टोल्ड बाय 10। अब यहाँ पर जो तादाद थी वो 10 यंग पीपल, 10 यंग पीपल इसमें शामिल थे। अब 10 यंग पीपल में जो थे, इसको अगर हम मज़ीद डिवाइड करते हैं तो इसमें 7 मर्द हज़रात थे और 3 जो थे वो औरतें थी। यहाँ पर 3 वुमेन्स इसमें शामिल थे। अब ये वो लोग थे जो भाग चुके थे फ्रॉम द फ्लोरेंस मीन्स इटली में था फ्लोरेंस, क्योंकि इस दौरान ब्लैक डेथ, हमने एक लेक्चर में ब्लैक डेथ को डिस्कस किया था। एज ऑफ चौसर के पहले लेक्चर में जब हमने एज ऑफ चौसर को डिस्कस कर रहे थे, उसको बैकग्राउंड हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने ब्लैक डेथ के बारे में बात की थी कि ब्लैक डेथ आया हुआ था। तो यहाँ पर ब्लैक डेथ का बैकग्राउंड ही इसका, और ये फ्लोरेंस से भाग चुके थे क्योंकि वहाँ पर ब्लैक डेथ था, एक प्लेग था, एक बीमारी थी। तो डेकामेरॉन जो था वो बोकाशियो का एक लैंडमार्क समझा जाता है ऑफ द यूरोपियन लिटरेचर में। एंड एज इट शो केसेस अ वेराइटी ऑफ जॉनर्स, स्टाइल्स, themes ranging from comedy and tragedy to romance and satire। यहाँ पर इस काम में आपको कॉमेडी भी मिलेगा। कॉमेडी, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमेडी। यहाँ पर आपको ट्रेजिडी भी नज़र आएगी, ट्रेजिक थिंग्स, ट्रेजिक टेल्स भी आपको सुनने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको रोमांस भी सुनने और पढ़ने को मिलेगा, और इसके साथ साथ सेटायर भी इसमें शामिल है। और ये रिफ्लेक्ट करता है बोकाशियो के इंटरेस्ट इन क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी कल्चर में, एज वेल एज हिज ह्यूमनिस्टिक विजन्स ऑफ लाइफ में। बोकाशियो डांटे से इन्फ्लुएंस था, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। whom he admired and wrote a biography of, as well as by other Italian and French authors. He also wrote other books of poetry, prose and scholarships such as यहाँ पर अगर हम कुछ उसके और काम को डिस्कस करते हैं, जिसमें शामिल है दी फिलोकोला, ये भी है इसमें। दूसरा जो उसका काम है दी फिलोस्ट्रेटो, ये भी शामिल है। और इसके अलावा एक और काम भी है, यहाँ पर लिख लेता हूँ दी तो ये कुछ दी जीनियोलॉजी ये भी एक काम है। दी जीनियोलॉजी और इसके अलावा द जीनियोलॉजी ऑफ द पैगन्स गॉड, पैगन गॉड्स के बारे में उसने जो एक जीनियोलॉजी थी वो लिखी थी। एंड द फेमस वुमेन,
जो लास्ट वर्क था बोकाशो का, द फेमस वुमेन, तो द फेमस वुमेन ये भी उसका काम था। थीम और पर्सपेक्टिव से बात करते हैं बोकाशो के, तो बोकाशो के वर्क जो थे वो वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन नेचर को, जिसमें यहाँ पर मैं लिखते हूँ थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स। थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर लव पर भी बोकाशो बात करता है, क्योंकि उसका जो काम का एक थीम है वो लव भी है। लव के साथ साथ फॉर्चून फॉर्चून भी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ हिज वर्क। फॉर्चून के अलावा जिस तरह से डांटे का एक थीम था फ्री विल, तो बोकाशो का भी उसका भी यही थीम है। मोर्टेलिटी पर भी उसने बात की है। मोर्टेलिटी भी एक थीम है, वन ऑफ द थीम्स। एंड साथ में मोर्टेलिटी के साथ साथ क्रिएटिविटी पर भी बोकाशो बात करता है, और एज ए थीम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है और बोकाशो के वर्क में। साथ में अगर हम देखते हैं और एग्जामिन करते हैं कि सोशल एंड हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव थे, सोशल एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स, इसको भी बोकाशो मेंशन करता है अपने काम में। सोशल एंड हिस्टोरिकल कंडीशंस ऑफ हिज टाइम, ऑफ सोशल एंड हिस्टोरिकल कंडीशंस ऑफ हिज टाइम, ये मेंशन करता है यहाँ पर। और इसके साथ साथ सच इस जिसमें हमारे पास अभी मैंने कहा कि प्लेग भी था, करप्शन ऑफ द चर्च भी था, द राइज ऑफ द मर्चेंट क्लास एंड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिटी स्टेट्स था। लेकिन उसका जो था उसने रियलिस्टिक एंड सम टाइम आयरॉनिक अप्रोच, उसका जो अप्रोच था बोकाशो का अप्रोच, वो उसका अप्रोच रियलिस्टिक भी था। रियलिस्टिक क्योंकि चौसर का जो अप्रोच था वो भी रियलिस्टिक था, और बट सम टाइम इसका अप्रोच आयरॉनिक भी हुआ करता था, इसमें आयरनी भी होती थी। और आयरनी किस तरह से होती थी कि वो उसके जो कैरेक्टर्स थे, टू हिज कैरेक्टर्स एंड सिचुएशन, तो वो एक्सपोज करता था देयर फ्लॉज एंड वर्च्यूज़, दोनों को। सिर्फ फ्लॉज पर बात नहीं करता था, फ्लॉज कि उनके फ्लॉज पर सिर्फ बात करे या उनको एक्सपोज करे, अगर उनमें कोई वर्च्यूज़ भी थी तो उस पर भी वो एक्सपोज करता था उसको। इस तरह से देयर जॉय भी, उनकी खुशी को भी वो शो करता था, और साथ में उनके गम को भी, सौरों को भी वो डिपिक्ट करता था अपने काम में, सौरोज़। इस तरह से उनका जो विजडम था, विजडम को भी, लोगों के विजडम के बारे में बात करता था, और साथ साथ फूली के बारे में, उनकी बेवकूफ़ियों के बारे में भी बात करता है बोकाशो। ही ऑल्सो एम्प्लॉय a variety of literary devices such as, यहाँ पर अगर मैं लिख लेता हूँ literary devices कि उसने कौन कौन सी literary devices का यूज़ किया हुआ है। तो उसने सबसे पहले तो अगर डांटे की तरह एलेगरी जो था उसको भी, एलेगरी भी यूज़ किया था। सेकंड इस पर हम बात करते हैं सिम्बॉलिज़म को भी उसने यूज़ किया है। साथ में इंटर टेक्सचुअलिटी इंटरटेक्सचुअलिटी पर भी बात की थी, और इसके अलावा इस पर हमने मेटा फिक्शन इसको भी उसने डिस्कस किया हुआ था। किस लिए ये सारे थीम्स लेकर आया था? इसलिए ताकि टू इनरीच हिज नैरेटिव्स एंड टू कमेंट ऑन द रोल एंड फंक्शन ऑफ द लिटरेचर इटसेल्फ। So the contribution of the Boccaccio work, is very large, because his work contributed to the development and again the standardization of the Italian language, as well as the culture and political identity of the Italy, like Dante did. Dante ने जिस तरह से किया था बिल्कुल उसी तरह से Boccaccio ने भी किया। He also laid the foundation for the humanism। जो ह्यूमनिज़म हमारे पास जो थ्योरी आती है, ह्यूमनिज़म जो रेनेसांस के साथ हम पढ़ते हैं, ह्यूमनिज़म इसका जो फाउंडिंग फादर था, ह्यूमनिज़म ऑफ द रेनेसांस, वो भी बोकाशो ही था, ऑफ द रेनेसांस। अब ह्यूमनिज़म एक मूवमेंट है, लेकिन रेनेसांस जो था वो एक पीरियड था जो 14 to 17 सेंचुरी चलता है यहाँ पर।
Renaissance, humanism of the Renaissance by reviving and interpreting the classical source, by promoting the study of the humanities, by celebrating the dignity and potential of the human being. He also influenced many writers. डांटे की तरह इसने भी बहुत सारे राइटर्स को इन्फ्लुएंस किया था, जिसमें कीट भी है, जिसमें चौसर के साथ, चौसर तो था इन्फ्लुएंस इसने, इसके अलावा कीट, शेक्सपियर, शेक्सपियर, इसको भी डांटे बोकाशियो ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। और इनका जो इन्फ्लुएंस था बोकाशियो, द इन्फ्लुएंस ऑफ द बोकाशियो ऑन चौसर भी जो था वो ग्रेट था, वो डीप था। चौसर वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय बोकाशियो, हु वाज द वन ही ड्रीव मोस्ट हैवीली फ्रॉम अमॉन्ग द थ्री क्रॉन्स ऑफ द इटालियन लिटरेचर। चौसर बेस्ट द ट्रॉयलस एंड क्रिसीड। चौसर का जो काम था, चौसर की जो एक पोएम है ट्रॉयलस, ट्रॉयलस एंड क्रिसीड, ट्रॉयलस एंड क्रिसीड जो इसकी एक पोएम थी क्रिसीडा, उसको ये इन्फ्लुएंस था बोकाशियो से। और ये बोकाशियो के जो इल फ्रेस्टो था, इल फिलोस्ट्रेटा, इससे इस पर बेस्ड था चौसर का ट्रॉयलस एंड क्रिसीड। हिज नाइट टेल, वो भी बोकाशियो की एक स्टोरी थी, उस पर बेस्ड करता है। चौसर एलाबोरेट हाई स्टाइल्स ऊ सम टाइम टू बोकाशियो अटेम्प्ट टू इम्यूलेट द क्लासिक इन हिज ओन वर्निकुलर लैंग्वेज। Chaucer was inspired by Boccaccio's poetic styles as well. His use of allegory, his use of symbolism, his portrayal of diverse and realistic characters, his moral and philosophical insight, his explorations of themes of love, scenes, redemption, salvations. Chaucer also adopted and translated some of the Boccaccio's work, such as जिसमें हमारे पास बहुत सा, जिस तरह से अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। So the number of Canterbury Tales, the story that appears in Boccaccio Decameron, वहाँ पर जिस तरह से हमें 100 स्टोरीज मिलती हैं, 10 पीपल, ये जो आइडिया था यहाँ पर पी चौसर के कैंटरबरी टेल में भी हमें इसी तरह से एक ग्रुप ऑफ पीपल, द पीपल्स होते हैं, पीपल का ग्रुप होता है, और वहाँ पर वो साथ में मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हम भी इस तरह से स्टोरीज टेल एक दूसरे को सुनाएंगे। तो ये जो इन्फ्लुएंस था बोकाशियो का, इन्फ्लुएंस था जो इन्फ्लुएंस हुआ था, चौसर इन्फ्लुएंस हुआ था बोकाशियो से। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हमने पेट्रार्क को डिटेल में डिस्कस करना है।